हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले जो दो पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने समझा है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के वेरियस जो बेसिक फंक्शंस है वो क्या है, क्यों इन्वायरमेंटल क्राइसिस अराइज होता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर जो है पार्ट हम लोग इंडिया का इन्वायरमेंट कैसा है उसे समझने वाले। इंडिया का जो इन्वायरमेंटल स्टेट है, या फिर हम ये बोलें कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट कैसा है उसे देखेंगे। इंडिया के इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसे समझेंगे, क्यों ऑकर हुई, क्या रीजंस है, ये सारी जो चीजें हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। बेसिकली इंडिया के इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या चीजें मिलती है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। अब इन्वायरमेंट में याद रखना सब कुछ आता है, ठीक है। आपका सराउंडिंग जो है वो पूरा आपका इन्वायरमेंट ही है, और इन्वायरमेंट में एक जो है टोटलिटी ऑफ प्लैनेटरी रिसोर्सेज आ रहा है। इस प्लैनेट पर जितने भी रिसोर्स है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। सॉइल, वाटर, आपका जो है ट्रीज या आपका एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या चीजें हैं ये। So India has abundant natural resources in terms of rich quality of soil, hundreds of rivers and tributaries, lush green forest, plenty of mineral deposits, etc. ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ वेरी नाइस इन्वायरमेंट एंड बहुत ही ज्यादा जो है हमें डाइवर्स यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इंडिया में ना आपको सब कुछ बहुत मिलेगा, मतलब कि सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो आपको मिलेंगे। इंडिया इज अ गिफ्टेड कंट्री, यू कैन से। यहाँ पर आपके पास में हिमालयाज भी है, आपके पास में ओशंस भी है, आपके पास में जो है प्लेन लैंड भी है, आपके पास में प्लेट्यूज भी है, आपके पास में स्मॉल माउंटेन्स भी है, रिवर ट्रिब्यूटरीज भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इंडिया का जो है ना ये जो डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंड इट इज अ गिफ्टेड कंट्री, ठीक है। यू कैन से इट कि इंडिया एक गिफ्टेड कंट्री है। इंडिया के पास में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें कि आप लोग इंक्लूड कर रहे हो रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल है, hundreds of rivers and tributaries है, lush green forest है, plenty of mineral deposits है, ठीक है। So the black soil of the Deccan Plateau is space for cultivation of cotton, leading to concentration of textile industries of this region. अब इसको डिटेल में तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, कि कौन सी जो है सॉइल में क्या चीज होती है, कौन सी सॉइल अच्छी है, क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, तो उस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इतनी चीजें काफी है, और बाकी जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें देख लोगे, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना भी काफी है, ठीक है। उनको जो है फिर ये मत बोलना कि मैम हमारे पास ज्योग्राफी नहीं, हम क्या करें, आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। The Indo-Gangetic Plains spread from the Arabian Sea to the Bay of Bengal are one of the most fertile, intensively cultivated and densely populated regions in the world. जो Indo-Gangetic Plains है, basically जहां जहां से गंगा जा रही है, ठीक है, उसके आइट साइड आप लोग देखोगे कि बहुत ही ज्यादा जो है आपके पास में फर्टाइल लैंड है, आप जो कि इंटेंसिवली कल्टीवेट होते हैं, और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, ठीक है। इसके अपार्ट जो है अरेबियन सी से जो पूरा कहां तक जा रहा है, आपके बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। आज जाकर जो है ना थोड़ा सा मैप खोलना, या अभी भी साइड में आप खोल लो, आपको पता चलेगा पूरा जो स्ट्रक्चर है, बस उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इंडिया में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। Then India's forest, though unevenly distributed, provide green cover for the majority of its population and natural cover for its wildlife, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि एक एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। इंडिया का फॉरेस्ट आप कैसे देखोगे, कैसा फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो है फिर आपका रेसिडेंशियल एरिया है, फिर कहीं पर फॉरेस्ट आ गया, तो ऐसे जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग कस्बों में जो है आपका फॉरेस्ट डिवाइडेड है, ठीक है, एक ही जगह पर पूरा फॉरेस्ट नहीं है। तो ये जो आपका इंडिया का मतलब जो फॉरेस्ट है वो भी क्या है, भले ही वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टिल क्या है कि ये जो है हमारी पॉपुलेशन के लिए चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन के लिए जो है प्रॉपर जो हमारे रिक्वायर्ड चीज है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्लस वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल कवर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हालांकि अब तो हम जो है डिस्ट्रक्शन पर उतर चुके हैं, लेकिन अगर आप वो स्टेट देखोगे जब
सब कुछ बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, तो उस टाइम पर आपको इंडिया का जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलता। लेकिन आप थे ही नहीं उस टाइम पर, आप क्या, मैं भी थे ही नहीं, ठीक है, हम लोग थे ही नहीं उस टाइम पर, तो हमारी किस्मत में नहीं है वो चीजें देखना। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, coal and natural gas are found in the country. India alone accounts for nearly 8% of the world's total iron ore reserves. ठीक है, जो है बहुत ही हाई डिपॉजिट्स है इंडिया में आयरन ओर के, कोल के, नेचुरल गैस के, और ये सब जो है, ये अगर हम लोग देखें तो 8% जो है पूरा वर्ल्ड का 8% इंडिया में आपको आयरन ओर मिलेगा। ठीक है, ब्रॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड्स, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, ईडीसी आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब जिसको ये शब्द समझ में आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आए वो बस समझ लो ये दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब ये चीजें जो है ये आप लोगों ने आपके साइंस और इनमें पढ़ा होगा, और जो साइंस बैकग्राउंड से वो अभी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके अपार्ट अगर थोड़ा और जानना है तो थोड़ा सा होमवर्क अपने एंड पर कर लेना और इनके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एक का मतलब बताने नहीं बैठूंगी, आप बोल दोगे मैम इकोनॉमिक्स की क्लास है कि साइंस की क्लास है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वील कीप इट इकोनॉमिक्स की क्लास, तो इसके लिए ये चीजें जो है ये आप लोग अपने एंड से देख सकते हो। ठीक, India's environmental problems pose a dichotomy. ठीक है, what does this thing mean? It is कि आप जो है ना environmental crisis को हटाना चाह रहे हो और environmental crisis की वजह से और भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कैसे हो रहा है उस चीज को समझो। बेसिकली क्या चीज है उसको समझेंगे ना तब आपको इस टर्म का भी मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा। So poverty is causing environmental degradation through cutting down of trees, overgrazing of animals, pollution of water resources, encroachment into forest land. Affluence in living standards is causing environmental degradation, and with affluence, that is wealth, the demand for goods and services increases. देखो डायकोटॉमी का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर ना दो चीजें, दो जो है ना दो तरफा बातें हो रही है। पहली चीज हम बोल रहे हैं कि पावर्टी की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है, और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं कि जो आपका वेल्थ है, ठीक है, मतलब कि जो एक रिच वाला स्टेटस है, हम ये बोले कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड एनहांस हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। तो मतलब कहीं पर भी एक वो सिचुएशन नहीं है, अगर आप पुअर हो या हम बोलें कि हमारी कंट्री अगर पॉवर्टी रिडन है तो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस, अगर हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही डेवलप्ड है, यहाँ के सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। अब दोनों से कैसे हो रहा है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसको समझते हैं। पावर्टी से कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। पावर्टी की वजह से क्या होता है कि लोग जो है फिर कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, उसे एज अ फ्यूल जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, उससे जो है गैसेस एमिट होगी। ऑलराइट, इसके अपार्ट जो है ओवर ग्रेजिंग हो रहा है एनिमल्स का, ठीक है, एक ही जगह पर जो है बहुत ज्यादा बार जब आप लाइक आपके एनिमल्स को छोड़ोगे तो वो बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब जो भी ग्रास एंड ऑल है उसको बिल्कुल अंदर से खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देते हैं वो। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है, पावर्टी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपके घर में जो है प्रॉपर वॉशरूम्स एंड ऑल नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर, वाटर जो रिसोर्सेज है आपके पास में वो पॉल्यूट होंगे बेसिकली। ठीक है, एनक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट लैंड्स में, तो ये सब कुछ पावर्टी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर पावर्टी है तो ये सारी जो है ना चीजें हो रही है जिसकी वजह से वी आर सेइंग कि हाँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। वहीं अगर आपके एफ्लुएंट लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स एनहांस हो रहे हैं तो भी जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस अराइज हो रहे हैं। कैसे? ज्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, आपने जो है अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो अब आपको जो है आपकी पर्सनल कार चाहिए, आपके पर्सनल व्हीकल्स चाहिए, आपको घर में एसी चाहिए, आपको जो है सारे ऐशो आराम चाहिए, तो इनकी वजह से वेरियस जो है गैसेस एमिट होती है जो कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस में रिजल्ट करती है। राइट, तो दोनों ही चीजों में, चाहे पावर्टी हो या जो है आपके पास में रिचनेस हो, दोनों ही वजह से जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली दिस इज अ डायकोटॉमी, दैट इज जो है दोनों ही साइड से जो है इसकी लाइक गति नहीं है। राइट, एक साइड, एक टाइप से आप इसको ये बोलोगे कि दोनों ही साइड से बेचारा इन्वायरमेंट तो पिस ही रहा है। All right, so with affluence that is wealth, जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ती है। ज्यादा डिमांड करेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज की, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। अब बेसिकली जो है हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के इन्वायरमेंट के क्या जो है वेरियस चैलेंजेस है।
ठीक है। सो एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया। आपके जो कुछ मेजर कंसर्न्स है एनवायरमेंट के या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कुछ ये हैं। लैंड डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन आप इसको बोलोगे, सॉइल इरोजन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एयर पोल्यूशन है, ठीक है। वन बाय वन हम इन सभी को देखते हैं और ये कैसे चैलेंज बन रहा है और ये कैसे इतना अराइज हो रहा है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं लैंड डिग्रेडेशन पर। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होना, वो डिटोरिएट होना, दिस इज बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। दैट इज लैंड की जो क्वालिटी है वो हो रही है खराब। ऑलराइट, क्यों हो रही है खराब, उसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। सो लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशंस कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? ये है डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, वेजिटेशन कंडीशन, इन सबकी जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट होना, ठीक है। बेसिकली जो लैंड है उसकी पूरी तरह से जो है क्वालिटी खत्म होना या डिटोरिएट होना। इट ऑकर्स थ्रू नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेसेस ऑफ विंड इरोजन, वाटर इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। जो लैंड डिग्रेडेशन है ना उसमें मैनमेड रिसोर्सेज मैनमेड जो है आपके सोर्सेज या व्हील से की प्रोसेसेस एंड जो आपके नेचुरल प्रोसेसेस हैं, दोनों की वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। विंड इरोजन, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलेगी तो जो सॉइल है उसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो उड़ाकर ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा तेज हवा, ठीक है, लाइक साइक्लोन्स या कुछ आ जाए और उस टाइम पर जब जो हाई स्पीड की विंड चलेगी वो। ऑल राइट, तो ये किससे हुआ? ये हुआ नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बारिश हो जाए तो भी जो है क्या होगा? फिर वाटर इरोजन, ठीक है, और वाटर के साथ साथ में सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इरोड होके चले जाएंगे। तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। अब जो या नेचुरल प्रोसेसेस है वेल से, मैन मेड प्रोसेसेस क्या होंगे? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन का बहुत बुरा इंपैक्ट होता है। क्या है? यह आपका है सॉइल या ये आपका एक लैंड एरिया। यहाँ पर मान लो एक बहुत ही बड़ा सा जो है ट्री लगा हुआ है। अब इसकी जो रूट्स है ना वो सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी रूट्स काफी फैली हुई होती है, ठीक है। इसकी जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा चारों तरफ क्या है? फैली हुई है, ठीक है। अब अल्टीमेटली जब आप इस ट्री का क्या करोगे? इसको कट करोगे, यहां से कट करोगे ना तो सिर्फ इस ट्री की वजह से दिक्कत आएगी, मतलब कि जो CO2 है वो रिलीज होगा, O2 और उनमें जो है डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन जब आप इसको यहां से निकालोगे, ठीक है, जमीन से निकालोगे, तो ये जो रूट्स है ना ये पूरा खिंच कर आने वाली है। ऑलराइट, ये चारों तरफ से जो है बहुत ज्यादा क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये पूरा खिंचेगा यहाँ से। अल्टीमेटली यहाँ पर जो सॉइल है पूरी, ये सॉइल पर इफेक्ट होगा। ये सॉइल की जो बाउंडिंग है ना, जो एक बॉन्डिंग है वो टूटेगी और ये बिल्कुल ऐसे बिखर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपका 4 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने हैंड्स पकड़े हैं और बहुत ही जो है मजबूती से पकड़े हैं कि अगर जो है आपको कोई मार भी रहा है तो आप हाथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक भी पर्सन ने छोड़ा तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज है कि अगर यहां से आपने अगर किसी भी इसको निकाला तो पूरा का पूरा यहाँ का जो एक बॉन्ड है वो खत्म होगा और सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जब हम एक ग्रुप में होते हैं तो जो है हमारे पास में ज्यादा क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, और वहीं आप इंडिविजुअल रहो तो आपके पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो अभी तक ये सब ग्रुप में थे, अब जब ये सॉइल के मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल हो जाएंगे तो इजीली इनको कोई भी हवा उड़ा के ले जाएगी। पहले बहुत ही हाई वेलोसिटी की हवा की जरूरत थी, अब हल्की फुल्की हवा भी इनको उड़ा कर ले जाएगी, राइट। तो ये चीज हो रही है विद मैन मेड प्रोसेसेस, ठीक है। मैन मेड प्रोसेसेस की वजह से ये हो रहा है। ऑलराइट, हम लोग ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राउंड वाटर का। तो जब आप ओवर एक्सट्रैक्शन करोगे ना ग्राउंड वाटर का तो भी ये जो अपर लेयर है ना इस पर बहुत इफेक्ट होगा। ये पूरा यहाँ का जो साइकिल है वो क्या होने वाला है? वो डिस्टर्ब होने वाला है और उसकी वजह से ये चीज जो है ये भी डिस्टर्ब होगी, जो अपर लेवल है वो भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग अगर आप करोगे, ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी जो है कोई कैटल्स है, कोई काउस बफेलोज है, उनको आप लेकर गए हो लैंड एरिया पर कि ठीक है ये जो है थोड़ी देर क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे और जो ग्रास वगैरह है वो ये लोग खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम लैंड पर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इन्हें लेकर जाओगे
जहां पर अब ग्रास खत्म हो चुकी है, अगर ऐसी जगह पर लेकर जाओगे तो जो थोड़ी थोड़ी सी होती है ना, वो उसको भी जो है ना क्या करेंगे, प्लग करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से पूरा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। पूरा जो सॉइल का वो है वो डिस्टर्ब होगा। अल्टीमेटली दिस विल लीड टू सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन की वजह से सॉइल जा रहा है, ठीक है। और सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपर लेवल के साथ साथ में चले जाएंगे, ठीक है। और वो कहीं पर जाकर वाटर बॉडीज या कहीं पर जाकर और कहीं पर जाकर मिक्स हो जाएंगे। अल्टीमेटली इस एरिया की जो सॉइल है उसमें क्वालिटी नहीं बचेगी, और जब सॉइल में क्वालिटी नहीं बचेगी तो फिर वो कोई मतलब की नहीं रही, ठीक है। So land degradation refers to decline in the overall quality of soil, ठीक है। So such kind of degradation leads to the loss of invaluable nutrients and lower grain production, ठीक है। तो ऐसे degradation की वजह से क्या हो रहा है कि जो इनवैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जो इस सॉइल पर अवेलेबल है वो हमारी जो है सॉइल से जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है, ठीक है। जो लोअर ग्रेन प्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। जो है इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है कि हम लोग जो है पुअर लैंड प्रैक्टिसेस यूज पुअर जो है लैंड प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। हम जो है एक सही तरीके से लैंड को यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अभी जो मैंने आपको कुछ थोड़े बहुत बताए उसमें कुछ थोड़े बहुत और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे जब पॉइंट्स रहेंगे तो वो आपको याद भी रहेंगे, प्लस जो है आप प्रॉपरली आंसर भी लिख पाओगे, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इस चीज को मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वेजिटेशन में लॉस होना, ठीक है। ओवरग्रेजिंग, इस पॉइंट को भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस पॉइंट को मैं बता चुकी हूँ ना उस पॉइंट को मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूं। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। देन एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स। अब देखो सिंपल सी चीज है, इंसान के रहने की जगह है घर, ठीक है, जानवरों के रहने की जगह है फॉरेस्ट। अब अगर इंसान अपना घर छोड़कर फॉरेस्ट में रहने लगेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, अब वो उनका वो देखें। उनका जब आप हैबिटेट खत्म करोगे तो पहले तो वो आपको परेशान करेंगे, धीरे धीरे फिर जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, एंड इसी मैनर में फिर जो है एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट ये सब होगा, ठीक है। अब वो तो हो गई अलग बात। उसके अपार्ट फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब आप अगर फॉरेस्ट में जाओगे आप ट्रीज को कट करोगे, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो है इंडिया में लोग इतने हो गए हैं, जगह कम है, तो अब क्या करते हैं, रहना है तो चलो फॉरेस्ट कट कर दो, वहीं पर रहेंगे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को जो है रेसिडेंशियल एरिया बनाकर रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, जो लैंड है वो कमजोर बन रहा है, ठीक है। देन नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। हम जो है प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे, ठीक है। हमें नहीं देखना है कि सॉइल जो है वो कंजर्व करे नहीं करे, अभी तो अच्छी है ना, बस अभी से हमें मतलब है, बाद की बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एटीट्यूड से तो हम लोग काम करते हैं। देन अनसस्टेनेबल फ्यूल, वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फॉडर एक्सट्रैक्शन, फ्यूल एक्सट्रैक्शन करना बहुत ही अनसस्टेनेबल मैनर में, बहुत ही जो है हाई लेवल पर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी जो है आपके लैंड एरियाज को डिग्रेड करता है। देन इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, क्रॉप रोटेशन से अच्छी बात है कि जो है जो न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप ने यूज किए हैं वो दूसरी क्रॉप के टाइम पर क्या हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर मैनर में क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, आप अगर ढंग से नहीं कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली फिर इसका भी जो है एडवर्स इंपैक्ट जो है वो होगा किस पर, लैंड पर, सॉइल पर, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसका ना बहुत ही ज्यादा व्हील से कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके मैं आपको 2-3 डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। पहली चीज तो देखो क्या हुआ, सॉइल का अपना एक नेचुरल स्टेट है, जब आप इस पर केमिकल्स डालोगे तो इसकी जो फर्टिलिटी है और इसका जो एक नेचुरल स्टेट है ना वो खो देगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है वो उतने नहीं रहेंगे और वो चीज जो है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है।
दूसरी चीज क्या होगा कि जब आपने सॉइल पर क्या किया है, ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाले हैं, तो इस पर जो क्रॉप्स बनेगी स्टूडेंट्स, इन क्रॉप्स में भी ये चीजें आने वाली है। मतलब कि अब जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, वो केमिकली प्रोड्यूस्ड है, हर चीज में केमिकल्स हैं, ठीक है। हम शुद्ध खाना नहीं खा रहे, अल्टीमेटली हमारे इम्यून सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमारे अंदर पता नहीं आज की डेट में हम कितने कितने केमिकल्स को जो है खा चुके हैं और कितना और खाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी हेल्थ पर होना ही है। इसके अपार्ट जब बारिश होती है, अब जैसे कि आपने सॉइल पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर कुछ डाला है तो वो इस सॉइल में रहने वाला है, ठीक है, वो ये सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जब बारिश हुई पानी आया, पानी बह के जब निकल रहा है तो वो इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो आपने केमिकल्स पेस्टिसाइड्स ये सब यूज किए थे वो उसे भी अपने साथ में लेकर जा रहा है, और वो साथ में लेकर जा रहा है और वो जिस वाटर बॉडी में मिल रहा है वहां पर ये सारी चीजें जा रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो वाटर बॉडी है ये क्या हो रही है, ये हो रही है पल्यूट, ठीक है। तो ये जो है ये वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज होती है आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से। तो अगर देखा जाए तो दीज आर नॉट गुड थिंग, लेकिन इसको यूज किया जाता है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीजें सही नहीं है। तो क्या सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, दैट इज अ गुड थिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं, आगे आने वाले हमारे पार्ट्स में, ठीक है। देन इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम का इम्प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट। अब जैसे कि ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है, मान लो यहाँ पर एक पर्सन है ए, उसका लैंड है, और इस साइड पर एक पर्सन है बी, उसका लैंड है, ठीक है। अब ए को पानी की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है उसके खेत में, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक बोरवेल डलवा लिया, ठीक है, एक जो है यहाँ पर एक बोर करवा लिया है और एक जो है यहाँ पर एक मोटर डलवा दी, जिसके थ्रू ये जो ए है उसकी खेत में पानी की जो है सफिशिएंसी हो पा रही है, ठीक है। नाउ बी ने देखा कि यार मेरे पास भी पानी की कमी है, बी ने भी लेकर जो है एक बोर करवा दिया। अब आप ये देखो इतने छोटे से एरिया में 2 बोर्स हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि वाटर स्केर्सिटी तो हमें पता है, उसके अपार्ट अब मान लो ये जो वाटर टेबल है ये क्या हो रहा है, ये जो वाटर लेवल है दैट इज फॉलिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक एरिया का जो पानी है वो ज्यादा जल्दी खत्म होगा, और इसका इफेक्ट जब आप एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स है ना, बिना प्लानिंग के, बिना मैनेजमेंट के, ये भी जो है आपके सॉइल को डिग्रेड करते हैं, आपके लैंड को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी, हम जितना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना ग्राउंड वाटर का वो बहुत ज्यादा है उसकी रिचार्ज कैपेसिटी से, दैट इज वो पानी वापस रिचार्ज हो पाए या वो पानी वापस जो है वहां पर उतना हो पाए, उससे ज्यादा तो हम उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़कर आए थे ना, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्यों हो रहे हैं, मोस्टली इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सट्रैक्शन रेट है दैट इज वेरी हाई, और जो इन्वायरमेंट का रीजनरेशन रेट है वो हमारे एक्सट्रैक्शन रेट से कम है। हम जो है रीजनरेशन रेट को तो बहुत पीछे छोड़ा है, हम तो बस एक्सट्रैक्शन के बारे में ही जान रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली जब आप रीजनरेशन नहीं होने दोगे तो चीजों की कमी आएगी, ठीक है, जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी। ऑलराइट, तो दीज आर वेरियस कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इन सारी जो है ना दिक्कतों की वजह से जो है, या इन सारी चीजों की वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट चैलेंज दैट इज डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंडिया का मेजर कंसर्न क्यों है, ये इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि इंडिया का जो लैंड एरिया है ना वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, और जब पॉपुलेशन के हिसाब से कम है तो इतनी पॉपुलेशन को रहने की जगह चाहिए। तो क्या किया जाता है, हम लोग कर रहे हैं विंटर फॉरेस्ट एरियाज में, हम फॉरेस्ट एरियाज को कर रहे हैं कट, और जो है यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज बना रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है दिक्कतें अराइज हो रही है डिफॉरेस्टेशन के। तो वेरियस जो इश्यूज है वो आप लोगों को पता ही है। पहला तो इधर जो है अभी हम लोग लैंड डिग्रेडेशन पढ़कर ही आए थे, ठीक है। उसके बाद में जो है CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट, डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट जो है रेन वाटर पर पड़ेगा,
ये आप लोगों ने सुना ही होगा, ट्रीज जो है वो बारिश लेकर आते हैं, तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर फ्लड्स एंड ऑल आते हैं तो इसकी जो है ना इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ट्रीज रहते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस एक्सेसिव पानी को जो उनके ऊपर से बह कर जा रहा है। लेकिन अगर ट्रीज नहीं होंगे तो अब तो ये जो सॉइल ये भी कमजोर हो चुकी है, लैंड भी कमजोर हो चुका है, तो पानी बिल्कुल जो है ना ड्रेन ऑफ हो जाएगा और एक जगह पर जाकर वो बहुत ही मैसिव फ्लड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन के भी वेरियस ड्रॉबैक्स हैं और बहुत ही जो है एडवर्स ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। So deforestation involves the permanent destruction of indigenous forests and woodlands. Deforestation is rising at such a rapid scale that it has totally disturbed the ecological balance of the country. The per capita forest land in the country is only 0.08 hectare against the required 0.47 hectare to meet the basic needs. कितनी जरूरत है? 0.47 हेक्टर्स की जरूरत है और हमारे पास में कितना है? 0.08 हेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंस देख लो, बहुत ज्यादा है, इतने की जरूरत है और सिर्फ इतना है, और इसके बाद भी अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये और कम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इसका बुरा इम्पैक्ट तो होना ही होना है। So there are very serious and dangerous consequences of forest depletion, like chances of more floods, soil erosion, heavy siltation of dams and changes in climate, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये अराइज होंगे, ठीक है। नाउ अपीको मूवमेंट, एक मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अपीको है, चिपको है, ठीक है। अपीको हो, चिपको हो, नाम में क्या रखा है? काम जो मेन है वो तो उनका काम देखना है, ठीक है। तो अपीको मूवमेंट इज बेसिकली ये ट्रीज को सेव करने के लिए ही जो है एक मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ट्रीज को कट करने से बचाने के लिए जो लोग हैं उन्होंने ऐसे ट्रीज को हग कर लिया था कि अगर आपको ट्रीज को काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रीज है वो सेव हो पाए हैं, ठीक है। So in the early 1970s, the Chipko movement was initiated to create growing awareness towards rapid deforestation. In Karnataka, a similar movement took a different name, Apiko, which means to hug, ठीक है। Apiko का मतलब ही क्या है? hug, ठीक है। So on 8/9/1963, when the felling of trees started in Sirsi district, 160 men, women and children hugged the trees and forced the woodcutters to leave, ठीक है। तो जो है जो आपका 8 मतलब मेजरली आपको याद रखना 1963, ठीक है। तो 1963 में जो है सिरसी डिस्ट्रिक्ट में, याद मतलब थोड़ा सा ऐसे याद ऐसे रखो कि कभी आपको आंसर्स एंड ऑल लिखना हो ना तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो सिरसी डिस्ट्रिक्ट में 160 मेन और विमेन ने जो है विमेन, मेन, चिल्ड्रन, इन्होंने जो है ट्रीज को हग कर लिया था ताकि जो है इन्हें हम काटने से बचा पाए। These people left the trees only when they were assured by the forest officials that the trees will be cut scientifically and in accordance with the working plan of the district. These people saved 12,000 trees and within a month this movement spread to many adjoining districts, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ट्रीज को तब छोड़ा जब इनको प्रॉपर एश्योरेंस दिया गया कि साइंटिफिक मैनर में जो है इन्हें कट किया जाएगा। साइंटिफिक मैनर में कट करने का मतलब होता है जैसे कि आपके एरिया में कोई ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। अब कोई ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, ऑलराइट, और मतलब थोड़े टाइम बाद में वो अपने आप भी गिर जाएगा तो उसको कट कर लिया, ऑलराइट। ऐसे ट्रीज जिनके जो लीव्स हैं वो बहुत सूखी हुई है, ऐसे ट्रीज को कट कर लिया। प्रॉपर जो है पूरा नीचे से मतलब कि जो है जड़ से नहीं उखाड़ा, किसी ट्री को अगर कट करना है तो थोड़ा बीच में से ले लिया, उसके ब्रांचेस ले लिए, तो ये होता है थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के थ्रू 12,000 ट्रीज जो है ये सेव कर पाए थे ये लोग। और फिर धीरे धीरे जब एक चीज कुछ अच्छी होती है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और ऐसे जो मूवमेंट्स हैं ये वाइड स्प्रेड हो गए थे कि अब कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो उसको सेव करने के लिए जो है ये लोग मतलब ऐसे जो है मूवमेंट्स अंडरटेक किए जा रहे थे, ठीक है। देन आते हैं सॉइल इरोजन पर। नाउ बेसिकली व्हाट इज सॉइल इरोजन? देखो लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब कुछ देखा ना,
इसी से रिलेटेड है आपका क्या, सॉइल इरोजन। इन्हीं की वजह से भी हम बोलेंगे कि हाँ सॉइल इरोजन हो रहा है। अगर मान लो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, लेकिन लैंड की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है तो वहीं से जो है सॉइल इरोजन और ये सारी जो चीजें डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। So soil erosion takes place when the surface soil is washed away through excessive rains and flood, ठीक है। soil erosion कब होता है, जब excessive rain and floods की वजह से जो ऊपर वाली जो surface soil है वो wash away हो जाती है और ऐसे जो है कहीं पर मिल जाती है। अब अगर ये इस पानी में इतनी soil मिल भी गई तो क्या ये soil किसी काम की रही, नहीं रही, ठीक है। अब उसको वापस थोड़ी ना ला सकते हो, ठीक है। So deforestation is one of the major reason for soil erosion, all right, इसको याद रखना कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, एक मेजर रीजन है सॉइल इरोजन के पीछे का। एज पर द एस्टिमेट्स सॉइल इज बीइंग इरोडेड एट अ रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर। ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी में गिवन है। 5.3 बिलियन टन्स एक साल में सॉइल इरोड हो जाती है। अब ये जो सॉइल इरोड हो रही है ना 5.3 बिलियन टन्स, इसमें कितने जो है आपके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं इसको देखें। As a result, country loses 0.8 million tons of nitrogen, 1.8 million tons of phosphorus and 26.3 million tons of potassium every year. ये मिलियन टन्स है स्टूडेंट, सिर्फ 0.8 नहीं है, इट इज मिलियन टन्स। मिलियन के जीरो लगा के देखना जरा, ठीक है, तब समझ में आएगा कि कितने टन्स है। तो इतना जो है हम लोग सॉइल इरोजन में अपनी जो सॉइल है उससे इतने न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो ये मेजर इशू है, बिल्कुल है। इज दिस अ चैलेंज? यस, इट इज अ चैलेंज। The quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons, ठीक है। जो क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट्स जो कि लूज करते हैं हम लोग इरोजन की वजह से, वो 5.8 से लेकर 8.4 मिलियन टन्स तक जो है वेरी करते हैं। इंडिया सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन एंड 20% ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन ऑन अ मियर 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया में अब देखो, ये जो चीजें मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही थी कि आप पढ़ोगे इसको आगे, इंडिया जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ ह्यूमंस है, मतलब कि वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका 17% जो है वो इंडिया में है, ठीक है। और 20% जो है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में। और एरिया कितना है इंडिया के पास में, सिर्फ 2.5%। ये दोनों शेयर्स इतने हाई और एरिया देखो तो सिर्फ और सिर्फ 2.5%। इसीलिए तो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, इसीलिए तो मेजर दिक्कतें हो रही है, ठीक है। ये इन्हीं की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज जगह नहीं है और इन मतलब जो ह्यूमन है और जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हो गए, तो अब कहाँ रहे। तो इसके लिए चलो फॉरेस्ट में चलते हैं, अपना क्या जा रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर एटीट्यूड से फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। देन आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस पर। दी अनदर चैलेंज टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सॉरी इंडियाज इन्वायरमेंट, दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, टेरेस्ट्रियल हो, मराइन हो या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, ठीक है। हर जगह पर जो वेरियस आपको डाइवर्स क्या मिल रहे हैं, स्पीशीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। मेजरली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जो वेरियस डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या डाइवर्स जो है फीचर्स के और डाइवर्स जो है नेचर के आपको इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, इधर भी इट ऑन दी लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया, चाहे वो मराइन एरियाज में हो चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, ठीक है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी हम लोग लूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी जो है हमें लॉस देखना पड़ रहा है। तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है इस पर्टिकुलर मैनर में ग्रो या डेवलप करना है जिसके थ्रू
आपके पास तो रिसोर्सेज हैं ही, लेकिन आपकी कमिंग जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सके, ठीक है। तो अगर ऐसे हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी होना भी जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना कि एक पर अगर कुछ इफेक्ट है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट होगा, उसकी वजह से दूसरे पर होगा, उसकी वजह से दूसरे पर होगा, और इस मैनर में ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका जो ये पूरा फूड साइकिल है, फूड चेन है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी स्पीशीज उसमें से बाहर निकल जाए ना तो पूरा जो चेन है उस पर अफेक्ट होता है, ठीक है। Biodiversity loss has serious economic and social cost, as many plant and animal species are severely threatened by the destruction of their habitat and over exploitation of resources, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो क्या है, वो एक सीरियस इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट जो है ना वो बेयर करता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, थ्रेटेंड हो रहे हैं कि उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और अगर ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो भी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ना, वो फंक्शन फिर एनवायरनमेंट में कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो अगर जो है आप वर्ल्ड में से सारे ट्रीज को काट दोगे तो आपके पास में ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, आपके पास में सिर्फ फिर CO2 एंड CO2 रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई भी स्पीशीज को आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। उसका जो कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा दैट विल बी वेरी हाई। देन आते हैं एयर पोल्यूशन पर। बहुत ही अच्छे से पता है आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में, तो राइट। तो एयर पोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट, जो आप लोग एटमॉस्फेयर में या एयर में वेरियस काइंड ऑफ जो है केमिकल्स एंड ETC चीजें देखते हो, वो सब कुछ क्या है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। So air pollution is the presence of materials in air in such concentration which are harmful to men and the environment, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन का मतलब है कि एयर में ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल का प्रेजेंट होना जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट और मेन दोनों के लिए हार्मफुल है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड एयर को इनहेल करोगे, आपके अंदर के जो सिस्टम है वो खराब होने लगेंगे, ठीक है। तो यही चीज है कि एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि एयर में ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल्स का मिक्सअप होना जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। सो एयर पोल्यूशन इज वाइडस्प्रेड इन अर्बन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा वाइडस्प्रेड है, कहां पर, अर्बन एरियाज में, जिसमें कि मेजरली जो व्हीकल्स हैं स्टूडेंट्स वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनते हैं, ठीक है। उसके अपार्ट जो है इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स तो बनते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, तो इट इज बेसिकली जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोल, ठीक है, तो उसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 lakhs इन 1951 टू 30 crores इन 2019। नंबर देख लो कितना चेंज हुआ है, और ये 2019 का है। इसके बाद में आगे आने वाले और 5 साल का डेटा ले लो तो इससे भी और ज्यादा हाई हम लोग जा चुके होंगे। तो अर्बन एरियाज में जो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है वो आपका व्हीकुलर एमिशन बनता है, प्लस जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं वो बनते हैं, ठीक है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, ठीक है। जो टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें से 85% जो व्हीकल्स हैं दे आर फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। मतलब कि एक तो क्या हो गया आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, दैट इज जो बस ट्रेन ये सारी चीजें होती है। अब एक क्या हो गया आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो गया, आपकी गाड़ी आप चलाओगे, आप अकेले घूमोगे, ये वाली चीज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पूरी आपकी रजिस्टर्ड व्हीकल्स है उसमें से 85% पर्सनल व्हीकल्स है। तो 85% कितना ज्यादा हाई एमिशन हो रहा होगा इसकी वजह से, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ वर्ल्ड। इंडिया जो टॉप के 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है ना वर्ल्ड के, उसमें से एक होता है, ठीक है। तो अब वहीं पर जो है उसी के साथ में इतनी जो हाई इंडस्ट्रीज है ना, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हाई पोल्यूशन, हाई इन्वायरमेंटल क्राइसिस। दिस अचीवमेंट कम्स विद unwanted and unanticipated consequences like unplanned urbanization, pollution and the risk of accidents, ठीक है। तो इतने हाई जो है
आपके मतलब ये जो पर्टिकुलर है मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन वाला जो हमारा अचीवमेंट है, ये जो अचीवमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा अनवांटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में आता है। मतलब कि एक तरफ तो हम क्या हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे पास में इतनी इंडस्ट्रीज है, ये है वो है, लेकिन अगर उसकी जो है ना एक ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो ये अचीवमेंट जो है बहुत ही हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी है। ठीक है, देन व्हाट आर दी वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन तो है लेकिन उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो एयर पोल्यूशन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड आल्सो कॉजेज डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। एयर पोल्यूशन हेल्थ प्रॉब्लम तो कॉज कर ही रहा है, साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी को भी जो है क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ये ओजोन डिप्लीशन में भी रिजल्ट करता है, बिकॉज जो है वेरियस CFCs जो है वो रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो सोर्सेज हैं, प्लस जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी, उसमें भी जो है आपके एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन सब हो रहा है। ठीक है, सो सम ऑफ द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आर, पहला हो सकता है कि आप प्रमोट करो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। हम लोगों ने देखा कि एक मेजर चीज जो है ना वो हमारे ये पर्सनल व्हीकल्स बहुत ज्यादा पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अब अगर जो बड़े बड़े लोग हैं हमारी कंट्री के, वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो दूसरे अपने आप करने लगेंगे, राइट। मतलब वो एक क्या है, एक सेंस ऑफ ये चीज आएगा कि यार जब ये लोग ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। तो इस मैनर में क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो रहा है, जैसे कि एक बस है, उस बस में 20 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अगर ये 20 लोग अपने अपने व्हीकल से जाते तो 20 गाड़ियां जाती, और 20 से जो है पोल्यूशन ज्यादा होता एज कंपेयर टू 1। तो इससे अच्छा है कि एक से चलो तो ज्यादा बेटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी इवन बेटर। ठीक है, ऑल्सो इसकी वजह से जो है ना फिर ट्रैफिक एंड ऑल भी कम होगा। जब सड़कों पे गाड़ियां कम होगी तो ट्रैफिक कम होगा, राइट। तो जो है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है, लेकिन इंडिया में अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, ये होता ही नहीं है। ये फिर अभी के हिसाब से तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज करते हैं जिनके पास में पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ना मींस ना हो, ये पर्टिकुलर मेंटालिटी है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन व्हीकल्स लाइक यूज ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उन्हें प्रमोट कर सकते हैं हम लोग की। ठीक है, क्लीनर फ्यूल से जो है आपका कम क्या होगा, पोल्यूशन होगा। ठीक है, देन यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक दिस LPG इन हाउसहोल्ड टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक मेजर इशू है। आपके घर के अंदर ही जो पोल्यूशन हो रहा है ना, उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। और रूरल एरियाज में मेजरली जो है जिस फ्यूल पर डिपेंडेंट होते हैं लोग, वो होता है आपका वुड्स और ये, ठीक है, फॉडर जिसे हम लोग बोलेंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वहां पर एक क्लीनर फ्यूल दो, ग्रीनर फ्यूल दो, दैट इज LPG, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इससे जो इंडोर पोल्यूशन भी क्या होगा, कंट्रोल हो पाएगा। Promotion of cleaner technologies, strengthening of emission standards, introducing economic incentives and strengthening of the monitoring and reporting system। ठीक है, तो जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री है तो वो कितना पोल्यूशन जो है वो कर रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कहीं पर फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर जो है चेक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, देन एक कंसेप्ट आता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लेते हैं। जैसे उसका नाम बोल रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर यू कैन से ग्रुप जो कि किस पर फोकस कर रहा है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेजर्स ले रहा है, प्लस जो है वेरियस चेक रख रहा है कि हाँ सारी जो चीजें हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से चल रही है या नहीं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन इंडिया, the government set up the Central Pollution Control Board, that is CPCB, in 1974। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सेंटर लेवल पर है। इसी को देखकर सारे स्टेट्स ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किए, दैट वुड बी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, so this was followed by states establishing their own state level boards to address all the environmental concerns। अब इसका काम क्या है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? तो इनका काम है कि इन्वेस्टिगेट करना, कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन को, किससे रिलेटेड, वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड।
मतलब कि ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है ये एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को देखने वाले हैं। ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड एफ्यूलेंट एंड एमिशंस, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को ले आउट करना कि कैसे जो है प्रॉपर ड्रेनेज होगा, प्रॉपर सीवेज जो है फैसिलिटीज हो, जो है इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, कहां पर किस चीज का कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, उन रीजंस को समझ के उन रीजंस पर सोल्यूशंस लेकर आना और स्टेप्स लेना, और उसके बाद में चेक रखना कि जो भी लोग हैं वो उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ठीक है, नहीं मान रहे हो तो उन पर फाइन्स लगाओ या ये सारी चीजें करो जिसकी हेल्प से थोड़ा जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। So provide technical assistance to government in promoting cleanliness of streams and wells by prevention, control and abatement of water and air pollution in the country, ठीक है, जो है गवर्नमेंट को प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि जो है कैसे जो ये सारी पोल्यूशन उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसके थ्रू ये सब कुछ हो सकता है, इन पर जो है फोकस करना, ठीक है। प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्यूलेंट्स, ठीक है, प्रॉपर कोड्स गाइडलाइंस को ये सब कुछ बनाना एंड असेस द एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, चेक करना कि उनके थ्रू जो एमिट हो रही है एयर उसमें कितना क्या है और वो कितनी पोल्यूटेड है, ठीक है, प्रॉपर फिल्टर्स वगैरह यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। State boards periodically inspect every industry under their jurisdiction through their district level officials. Also provide background air quality data needed for industrial setting and town planning, ठीक है। तो जो है अब सेंट्रल लेवल पर तो पूरी चीजें करना ना इतना पॉसिबल नहीं है, सेंट्रल लेवल अगर करेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है तो बहुत दिक्कतें हो सकती है, तो इसके लिए क्या किया, स्टेट्स में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चेकिंग होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल्स जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो इंडस्ट्रीज हैं जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं वहां की चीजों को चेक करेंगे। तो अगर सब लोग अपना काम ढंग से करें तो कहीं ना कहीं जो है हम इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ऑल राइट, आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी एंड आई होप सो कि जो वेरियस चैलेंजेस हैं विच आर रिलेटेड टू इंडियाज एनवायरमेंट ये आप लोगों को समझ में आ गए हैं एंड आई होप सो कि इतने पढ़ने के बाद में आप लोग अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर वेरियस स्टेप्स अंडरटेक करोगे जिसके थ्रू एटलीस्ट आप तो कोई जो है पोल्यूशन को इनकर नहीं कर रहे हो, मतलब कि जो अनवांटेड अननेसेसरी चीजें हैं वहां पर तो कम से कम जो है आप चीजों को क्या करो, कंट्रोल में रखो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर में अभी एक पार्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। आई होप सो इतनी चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। अब एक चीज ध्यान से सुनो और वो ये है, अनअकैडमी पर सीयूईटी के बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं और वो मतलब चल रहे हैं, ठीक है। सीयूईटी जो कि ऐसा एग्जाम हो गया है जिसमें कि आप सभी को क्या करना है, कहीं ना कहीं प्रॉस्पर करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है इसके जो आपके वेरियस जीटी हो गया, जनरल टेस्ट, लैंग्वेजेस हो गए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, इन सब की जो क्लासेस है वो यहाँ पर हो रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया हो तो एनरोल जाकर कर लेना। फॉर क्लास 11th हम लोगों के पास में है इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच जिसमें बेसिकली आपके ह्यूमैनिटीज के वेरियस सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करवाए जा रहे हैं। एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच जिसमें आपके वेरियस एजुकेटर्स आपके वेरियस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। इन सारी ही बैचेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग जाकर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षीवी, SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू आने वाला है, यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल पर क्या चल रहा है, ठीक है। इसकी जो पूरी अपडेट्स है आपको इसके थ्रू मिल जाएगी। इसकी भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप सो कि इस पार्ट में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सभी कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।